सो वेरी गुड इवनिंग गाइस एंड आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग वेल एंड आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे फॉर द क्लैट 2024 एल 2024 एंड अदर लॉ एंट्रेंस पेपर राइट. This side Sanu, founder of Flames, and guys, today I'm so excited because today I'm going to tell you something no about that section which is so close to my heart and जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ्स हैं, रियलिटीज हैं. और खासकर ये सेक्शन ना बच्चों को बहुत डर लगता है राइट. जब तैयारी करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं उन्हें लगता है कि नो दिस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी हैव टू फिगर इट आउट, बट जैसे उनके मॉक्स के स्कोर आते हैं और निगेटिव्स आने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि नो, अच्छा नहीं हो रहा है. लेकिन जैसे जैसे तैयारी में जाते हैं मुझे लगता है कि नहीं यार ये सेक्शन मेरा वीक है, और इसके रिगार्डिंग वो लोग काफी कॉन्सेप्ट्स को लेकर परेशान रहते हैं. या लग जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनसे ये सेक्शन अच्छा होएगा ही नहीं, क्योंकि इस सेक्शन में कितना भी कोशिश कर लें, कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, कितने भी यूट्यूब देख लें, कितनी भी फैकल्टी से पढ़ लें, मगर ये सेक्शन अच्छा नहीं हो सकता है राइट. क्योंकि बार बार ए लग रहा है बी हो जा रहा है. तो डेफिनेटली मैं क्रिटिकल रीजनिंग की बात कर रहा हूँ. आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग राइट. मैं पिछले 3 साल से ज़्यादा से मैं क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाते आ रहा हूँ फ्लेम्स में. बट ट्रस्ट मी, जो मिथ्स है इसके बारे में राइट, कि आई डोंट हैव वेरी गुड इंग्लिश बैकग्राउंड, मेरे को इंग्लिश उतना अच्छी नहीं आती है, मेरे को समझ में नहीं आता है, तो क्या मैं इस सेक्शन को अच्छे से कर पाऊंगा नहीं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस राइट, मेरे लिए सेक्शन सबसे ईजी है एज कम्पेयर टू द अदर सेक्शंस, बिकॉज ये सेक्शंस आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है. क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसी सेक्शन है जो आपके पर्सनालिटी को दिखा रहा है राइट. तो अगर आपके अंदर ये डर है कि नहीं आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या आपके बैकग्राउंड अच्छे नहीं है, या आपने कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं किए हैं, ऐसे हैं, तो थोड़ा सा इसके मिथ से बाहर आना ही बहुत इंपॉर्टेंट है राइट. और रियलिटीज के ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों के सवाल आते हैं कि सर क्या सिर्फ रीडिंग से हमारी सीआर अच्छी हो जाएगी, क्या सिर्फ प्रैक्टिस से हमारी सीआर अच्छी हो जाएगी. तो ट्रस्ट मी, हर एक सेक्शन का अपना कॉन्सेप्ट है. पॉइंट टू बी नोटेड डाउन कि नहीं सिर्फ प्रैक्टिस ही काफी नहीं है अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं बताऊं टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, तो मैं अगर 3 साल से पढ़ा रहा हूं तो कम से कम 20+ सीआर के टॉपिक्स हो गए हैं जब से कैट का पैटर्न बदला है. लेकिन बेसिक्स 12 to 15 चैप्टर्स हैं जो हमें जरूर करना है. अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप एग्जीक्यूशन किसका करिएगा. थ्योरी का होना और फिर उसके एग्जीक्यूट करने को, दोनों में डिफरेंस होता है. डिफरेंस बिटवीन नॉट टू एग्जीक्यूट द थ्योरी राइट. सो अगर मैं बोलूं कि सीआर क्या है, तो फॉर मी क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस. इट्स जस्ट लाइक एज ए मिरर इमेज ऑफ माई पर्सनालिटी राइट. फॉर एग्जाम्पल राइट, सीआर को समझना, सीआर आखिर में है क्या, क्रिटिकल रीजनिंग है क्या. ये दो वर्ड से बना है, क्रिटिकल और रीजनिंग. क्रिटिकल का मतलब एनालिसिस राइट. किसी का हम एग्जामिन कर रहे हैं, किसी का हम एग्जामिन कर रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में कोई ऑथर लिखा है, एग्जामिन कर रहे हैं, और हम ऑथर के पर्सपेक्टिव से एग्जामिन करने वाले हैं. रीजनिंग का मतलब, रीजनिंग क्या होता है, एनीवन, सुधांशु, सिद्धार्थ, एनीवन को बता सकता है क्लास में. नो. रीजनिंग का मतलब होता है टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. रीजनिंग का मतलब यही होता है, टू चूज द बेस्ट ऑप्शन. रीजनिंग का मतलब करेक्ट और रॉन्ग नहीं होता है. इट्स क्रिटिकल रीजनिंग राइट, इट्स नॉट क्रिटिकल एप्टीट्यूड राइट. रीजनिंग का मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों ऑप्शन वही आते हैं. लेकिन बी उतने अच्छा नहीं है, मगर ए से बेटर है, सी से बेटर है, डी से बेटर है, इसलिए हम ऑप्शन बी को चूज कर रहे हैं. ये रीजनिंग की डेफिनेशन होती है, इसको ध्यान रखना आप. सेकंड पॉइंट है क्रिटिकल रीजनिंग क्या है. क्रिटिकल रीजनिंग आपकी पर्सनालिटी का ही मिरर सेल्फ इमेज है. फॉर एग्जाम्पल मैं, सिद्धार्थ, समीर, रिसान, श्रेया, मानसी एंड ऑल कहीं पर गए राइट. आई वेंट विथ माई गर्लफ्रेंड राइट. अपन गए कहीं ना कहीं, कोई मॉल में गए, फॉर एग्जाम्पल लखनऊ के लुलु मॉल में गए, है ना, काफी न्यूज में है. तो उस मॉल में जाते हैं, चलो देखते हैं क्या सीन होता है वहां पे. तो तो जब मैं गया तो मैं कहा कि यार चलो चलते हैं, आज वैलेंटाइन है, चलो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देते जाता हूँ. शी सेड ओके फाइन लेट्स गो. है कि ओके यू नो व्हाट, कि मैं अपने पेरेंट्स को भी लेकर आती हूँ. आई ओके फाइन इट्स कूल राइट. तो अपने पेरेंट्स को भी लेकर आई. ठीक है. अपन लुलु मॉल में गए. वहां पर हम लोग शूज खरीदने गए राइट. ठीक है. जरूरी नहीं कि अक्सर लोग वॉलेट ही खरीदने जाए, शूज खरीदने भी जा सकते हैं राइट. टेडी बियर नहीं, शूज भी खरीदने जा सकते हैं. अपन शूज खरीदने गए. तो जब मैं गया तो स्टार्ट किया कि कौन से कलर के अच्छे शूज लेने चाहिए, क्या उसके डिजाइन होनी चाहिए, क्या कंपनी होनी चाहिए. तो देखिए, अब पर्सपेक्टिव समझना है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो किस पर्सपेक्टिव में समझ रही है. वो देख रही है कि
लास्ट टाइम तो मैंने 3,000 का लिया था, इस बार कम से कम 10,000 का लूंगी। ठीक। वो पर्सन एक्स, अब उसके पापा क्या सोच रहे हैं कि मेरी बेटी अच्छे कंपनी का ले और टिकाऊ हो, दाम तो आते जाते रहेंगे। उसकी मम्मी क्या सोच रही है कि ये देखो लास्ट टाइम भी खरीदवाई थी, फिर खरीदवा रही है, पहनती है नहीं, खराब कर देती है ना। मैं क्या समझ रहा हूँ कि अरे बाप रे बाप, 10,000 का, 15,000 का, इतना महंगा, आज कटेगा मेरा। तो हम सब सोच रहे हैं, राइट। और हम अपने एजम्पशंस में है कि हम सबके कहने की हाँ ठीक है सब सही है सही है। लेकिन देखने की बात क्या है, कॉमन चीज क्या है, कि हम सब किसी एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, वो है सूज। सेम होता है हमारे पेपर में भी। पैसेज वुड बी सेम फॉर मोर देन 50,000 एस्पिरेंट अक्रॉस द कंट्री हु आर गोइंग टू सॉल्व द पैसेज। बट सीआर, सबको लगता है कि किसी को लग रहा है ऑप्शन ए है, किसी को लग रहा है ऑप्शन बी सही है, किसी को लग रहा है ऑप्शन सी सही है, किसी को लग रहा है ऑप्शन डी सही है। अगर आप कंपेटिवली, जब मैं मॉक्स को चेक करता हूं तो मैं देखता हूं क्या, कि मैथ्स में अगर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, राइट, तो ए को बहुत कम लोगों ने मार्क किया है, बी को थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं थोड़ा कम, डी को थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, आरसी में भी थोड़ा सा बेहतर, लीगल में भी बी को अगर करेक्ट आंसर दिया गया है तो मोस्टली लोग बी को करेक्ट किए हैं, कुछ लोग सी को किए हैं, और उसके कंपैरिजन में एओडी को कुछ लोग कम किए हैं। मगर क्रिटिकल रीजनिंग में ऐसा नहीं देखता हूं मैं। अगर ऑप्शन ए को भी 20 लोग पेपर को दे रहे हैं, तो 5 लोग ऑप्शन ए को भी क्लिक कर सकते हैं, 5 लोग ऑप्शन बी को भी क्लिक कर सकते हैं, 3-4 लोग ऑप्शन सी को भी, और डी को भी ऐसा ही। मतलब सीआर में सारे ऑप्शंस को आपको देखेंगे कि सारे ऑप्शन को हम टिक किए हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं सीआर को लेकर। देखिए और इंटरेस्टिंग बात क्या है, कि अगर आपने पर्सनल लाइफ में, देखिए आप अपने अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आप पर्सनल लाइफ में कैसे हैं। अगर आप बहुत ओवर थिंकर हैं, बहुत ओवर थिंकर हैं, तो जब भी आप पैसेज को देखिएगा, तो आप उसके बारे में अक्सर उस पैसेज से बियॉन्ड चल जाकर ओवर थिंक कीजिएगा कि अरे यार ऐसा भी तो हो सकता है, अरे यार ऐसा भी तो हो सकता है। वही बात ऑप्शन ए में दी गई है, आपको रॉन्ग हो गया क्योंकि ऑप्शन बी सर्किट दिया हुआ है, फिर आपको रीजनिंग दिख रहा है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब आप कंफ्यूज, यार सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिखा हुआ ऑप्शन ए का, तो कुछ रीजनिंग ही नहीं दे रहा है, कैसे समझेंगे। फिर अगर आप अपने डिसीजन के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, है ना, सेल्फ ट्रस्ट नहीं है, सेल्फ बिलीव नहीं है, तो आपको लग रहा है ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन बी ऑप्शन सी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम ऑप्शन बी पहले मार्क किया था, मेरा गलत हो गया था, मतलब जो पहले दिमाग में आया प्रियांशु उसी को तुमको मार्क करना है, इस बार ऑप्शन बी क्लिक कर दिया। आंसर की देख रहे, अरे ऑप्शन सी से करेक्ट है, गलत हो गया ये तो। नेक्स्ट देखते हैं कि यार मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बी सी डी में देखते हैं, डी लग रहा है क्योंकि सेम लाइन दिया हुआ, और देखो पैसेज में भी बात किया गया था थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, पैसेज में बात किया गया था कोविड के बारे में, ऑप्शन डी भी कोविड लिखा हुआ है, क्लिक कर देते हैं। ऐसे की चेक कर रहे हैं, अरे यार आंसर ये दिया हुआ, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। फिर देख रहे आगे क्या होता है आप लोग के साथ, हमारे साथ क्या होता है कि यार ए बी तो मैं निगेट कर दी, सी डी में आ जाते हैं। सी डी में गए, यार सी को कैसे देखें, डी तो दोनों मुझे सही लग रहा है, चलो आज तो फ्राइडे है, आज सी को मार्क कर देते हैं। या फिर क्या आप वो एस्पिरेंट हैं जिनको बस ऑप्शन बी क्लिक कर दिए और पूछे कि ऑप्शन बी क्यों चूज किया, तो मुझे लग रहा था, अंदर से वाइब्स आ रही थी कि सर ऐसा होना चाहिए, कोई रीजनिंग नहीं है, मुझे लग रहा था। अगर ये सारे कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो मतलब आप क्रिटिकल रीजनिंग को अच्छे से समझे ही नहीं है। या तो आपको थ्योरी नहीं मिली है, या तो आपको लगता है कि थ्योरी नहीं होती है, या थ्योरी है भी तो एग्जीक्यूशन खराब है, मतलब थ्योरी को अप्रोच करने नहीं आ रहा है। तो क्रक्स में इन नटसेल, व्हाट इज क्रिटिकल रीजनिंग? तो क्रिटिकल रीजनिंग इज दैट पार्ट ऑफ सेक्शन जहां पर अपने पर्सनालिटी को आप बिल्ड कर रहे हैं। हम एक सेक्शन से हम सबसे डिपेंड करते हैं कि नहीं, वी ऑलवेज टू एक्सपेक्ट, राइट। हम एक्सपेक्टेशन सबसे रखते हैं, लोगों से रखते हैं, अपने कैरियर से रखते हैं। जब आप इस जर्नी में आए क्लैट फील्ड में, तो आपका एक्सपेक्टेशन है कि नहीं आप एक अच्छे एनएलयू में जाए, एनएस बैंगलोर में जाए, नालसर में जाए, एनएलयू दिल्ली में जाए। तो सेम क्लैट भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, सेम क्रिटिकल रीजनिंग भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या वो सेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे? वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर हो, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक कीन लर्नर हो और एक अच्छे ऑब्जर्वर हो। और क्या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इंटरप्रिटेशन को बहुत अच्छे से समझें। आपको अगर दिया हुआ है राम आम खाता है, तो आप बस समझे कि राम आम खाया है, आप ये ना समझे कि राम अमरूद भी तो खा सकता था।
जितना दिया है उतना ही समझने को क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कितने चैप्टर्स होते हैं। तो अगर मैं गिनवाऊं तो आप काउंट कीजिए। एजम्पशंस, कंक्लूजन, वीक आर्गुमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। देखिए डिफरेंस हो जाता है वीक आर्गुमेंट आर्गुमेंट। क्लैट के पैटर्न में आर्गुमेंट डिफरेंस चलता है, एलेट में डिफरेंस हो जाता है, दोनों की थ्योरी में डिफरेंस आ जाता है ना। डिफरेंस डिफरेंस है थ्योरी में, कॉन्सेप्ट में। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कॉज एंड इफेक्ट, पैराडॉक्स, कंक्लूजन, मेन आइडिया, मेन पॉइंट, मेन थीम, सेंट्रल आइडिया, इन्फेरेंस। आप कुछ वर्ड को हाईलाइट कर दिया, हाईलाइटिंग द वर्ड। फिर कह रहा कि इससे तुम क्या इंटरप्रेट कर रहे हो। लॉजिकल डिडक्शन, निगेटिंग द पार्ट ऑफ द ऑथर, वीक स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग द पार्ट, वीकनिंग द पार्ट। ये कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है ना। कोर्स ऑफ एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, असर्शन एंड रीजन, असर्शन एंड रीजन। अगर आप काउंट करिए टॉपिक को तो आपको 15 टॉपिक बाय बेसिक कॉन्सेप्चुअल पता होना चाहिए। अगर इस कॉन्सेप्ट को बाइफरकेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 22 से 25 के बीच में आ जाएगा। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो फ्लॉड आर्गुमेंट, लॉजिकल डिडक्शन, है कि नहीं। मेन आइडिया क्या होता है, उसके नीचे मेन मेन थीम दे दिया, मेन पॉइंट दे दिया, ट्रू दे दिया, फॉल्स दे दिया, निगेटिंग द पॉइंट ऑफ द ऑथर दे दिया, कंट्राडिक्टरी द पॉइंट ऑफ द ऑथर दे दिया, ठीक, फ्लॉड आर्गुमेंट बाय द ऑथर दे दिया। ये सब बोलने का तरीका है, क्वेश्चन पूछने का तरीका है। कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन, राम आम खाता है, आम राम खाता है, राम ने खाया आम, खा रहा है आम राम, है ना। सेम वे में ये क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। तो आखिरी में क्या करेक्ट अप्रोच होना चाहिए। क्या सिर्फ प्रैक्टिस से हो जाएगा, जवाब है नहीं। क्या सिर्फ थ्योरी से हो जाएगा, जवाब है ये नहीं। क्या बार बार मॉक का एक्सप्लेनेशन की को देखने से हो जाएगा। तो फॉर मी मॉक्स एक्सप्लेनेशन की जस्ट लाइक इज स्वीट पॉइजन। क्यों, आप फैकल्टी से कोऑर्डिनेट नहीं करते, आप फैकल्टी से पूछते नहीं है कि इसका ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों होगा। जब आप ये बात पूछेंगे फैकल्टी से, तो फैकल्टी आपको एक रीजनिंग देता है, एक अप्रोच देता है। देख रहे हो लाइफ में टीचर की कितनी अच्छी, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सारथी की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। पांडवों ने भी नो कौरव को हरा कर देता जस्ट बिकॉज ऑफ ए गुड सारथी। द सारथी कृष्णा, राइट। तो आपको भी कॉम्पिटिटिव पेपर में किसी न किसी एक सारथी की जरूरत है। वो दोस्त के रूप में हो, भाई के रूप में, पिताजी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, या एक टीचर के रूप में हो, जो आपके सही और गलत को बतलाए और जो आपको थ्योरी को अप्रोच और एग्जीक्यूट करना सिखाए, है ना। अगर हम एजम्पशंस को पढ़ रहे हैं तो एजम्पशंस के बहुत बड़े थ्योरी है। एक होता है पैसिव एजम्पशन, एक होता है एक्टिव एजम्पशन। एजम्पशन क्या होता है, जो बात स्टेटेड नहीं है, जो बात हर्ड नहीं है, प्रीमाइस कंक्लूजन के बीच में ब्रिज भी होता है एजम्पशन। अब इसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा, सिखाएगा कैसे कि जो तुम बात बोल रहे हो वो बात सही भी है या नहीं। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग को अप्रोच करना है तो आपको समझना पड़ा ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द ऑप्शन। एजम्पशंस की अपने एक टोन है, लिखने का एक तरीका है एजम्पशंस को, कंक्लूजन को लिखने का एक अपना तरीका है, आर्ग्यूमेंट को लिखने का एक अपना तरीका है, उनकी एक टोन है। जब आप प्रैक्टिस करोगे थ्योरी के साथ तो आपको समझ में आएगा कि क्या टोन होना चाहिए, क्या किस तरह से ये ऑप्शन लिखा रहेगा। तो ये एजम्पशंस की तरह ही साउंड करना स्टार्ट कर देगा। जिस दिन आपको ये फील आने लगेगा तो आप समझ जाएंगे कि क्रिटिकल रीजनिंग सबसे वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट सेक्शन है और डुएबल सेक्शन है। इस बार भी देख लीजिए क्लैट में 30 आउट ऑफ 30 मेरे 2 बच्चे हैं, है ना। 25 प्लस बहुत सारे बच्चे लाए सीआर में। जस्ट बिकॉज द राइट अप्रोच, जस्ट बिकॉज द करेक्ट अप्रोच, राइट। अगर आप सीआर को सॉल्व करने वाले हैं, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि हाउ टू सॉल्व है क्रिटिकल रीजनिंग, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि क्या इसका अप्रोच है। द फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सीआर को जब सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए कि ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा। बिकॉज वी आर ए काइंड ऑफ, वी हैव ए ह्यूमन नेचर है ना, हम इंसान हैं। हम दूसरों को जज भी बहुत इजीली करते हैं लाइफ में, और दूसरों की गलतियां भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं, है कि नहीं, है नहीं। अगर मैं कहूँ कि मेरी अभी थ्योरी है और जो मैं भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको इस वीडियो के द्वारा, इसमें आप गलतियां निकालो, तो आसानी से लोग 10-12 गलतियां निकाल देंगे। कोई आपको राइटअप दे दिया, कोई आर्टिकल लिख दिया, को गलतियां निकालो, तो ग्रामेटिकल एरर निकाल देंगे, वोकैब्स एरर निकाल देंगे, टोन एरर निकाल देंगे, इंटरप्रिटेशन एरर निकाल देंगे, तमाम हम क्रिटिकल एग्जामिन कर लेंगे। यही शक्ति को हमें यूज करना है क्रिटिकल रीजनिंग को सॉल्व करते समय, कि ऑप्शन ए क्यों नहीं है, ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, या ऑप्शन ए क्यों हो रहा है। मतलब आपको उल्टे, यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग विद द अपोजिट, बैक साइड से स्टार्ट करना है। आपको ये नहीं पता करना है कि ऑप्शन ए सही है कि नहीं, ऑप्शन ए सही होगा। आपको पता करना है ऑप्शन ए अगर सही है तो क्यों है, और क्यों इसको होना चाहिए, ऑप्शन बी को क्यों नहीं होना चाहिए, क्या रीजनिंग है। और आपको अगर दिख रहा है वो रीजनिंग
कि ऑप्शन बी को मैं इसलिए निगेट कर रहा हूं क्योंकि पैसेज के थर्ड लाइन में सेकंड पैरा में ये बात कहा गया है, इस बात से हम निगेट कर रहे हैं। मतलब आप सीआर को सही वे में सॉल्व कर रहे हैं। यू आर सॉल्विंग सीआर इन अ वेरी गुड अप्रोच। अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये थ्योरी में बात कही गई कि अगर ओनली ऑल एवरी इज ए वीक एजम्पशन, अगर ये थ्योरी में पढ़ाया गया तो और ये ऑप्शन दिया हुआ है तो आपका ग्रीवांस बहुत ही जायज है, बहुत ही जायज है। लेकिन इशू क्या होती है कि जब आप क्रिटिकल रीजनिंग को सॉल्व करते हैं तब बहुत रिजिड हो जाते हैं अपने तैयारी में, बहुत रिजिड, कि आप अक्सर कंपेयर करते हैं कि लास्ट टाइम एजम्पशन में तो ये नहीं हुआ था, इस बार हो गया, तो क्या आप अक्सर करेक्ट ऑप्शन ही चूज करते हैं। लेकिन रीजनिंग में कुछ करेक्ट तो होता नहीं है, रीजनिंग में तो हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है। तो यहां से जो तैयारी है ना, मेंटल तैयारी, उसको बदलनी पड़ेगी अगर क्रिटिकल रीजनिंग को संभालना है तो। अगर क्रिटिकल रीजनिंग को अच्छे से करना है तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि रीड कैसे करते हैं, हाउ टू रीड ए पैसेज। पैसेज का टोन क्या है, पैसेज का नेचर क्या है। टोन का मतलब क्या है भाई, कि पैसेज किस भाव में लिखा गया है, एनालिसिस किया गया है, एग्जामिन किया गया है, सपोर्ट किया गया है, नॉस्टैल्जिक बात की गई है, या बस एक फैक्ट दिया गया है, या कंक्लूड किया जा रहा है, या कुछ बताया जा रहा है कि ये कुछ सजेशंस दिए जा रहे हैं। आखिरी में टोन क्या है उसका, नेचर क्या है, या आर्गुमेंटेटिव है या निगेटिव टोन में बात कर रहा है पैसेज, या बहुत पॉजिटिव है, या या सिर्फ और सिर्फ तारीफ ही कर रहा है पैसेज। आपको ऑप्शंस भी उसी नेचर में फाइंड करना पड़ेगा, उसी टोन में फाइंड करना। टेंस क्या है, बात चल रहा है पास्ट के किसी ऑथर के बारे में, समथिंग अबाउट द पास्ट, राइट, नॉस्टैल्जिक पीरियड के बारे में, एक समय की बात है, ऑथर कह रहा है उस समय ऐसा हुआ कि उसमें पढ़ाई इस तरह से की जाती थी, उस समय शिक्षा की तालीम इस तरह से भारत में दी जाती थी जब नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे अपने कंट्री में, है ना। उस समय की बात कर रहा है ऑथर, और ऑप्शन फ्यूचर में दे रहा है। हम पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कंक्लूजन क्या है या अजम्पशंस क्या है, और ऑप्शंस फ्यूचर टेंस में लगा रहा है। तो टेंस को भी देखना पड़ता है कि आखिर में ऑप्शंस या पैसेज किस भाव में दिए जा रहे हैं, राइट और नॉट। तो अगर मैं पूछूं कि शिवांगी तुम्हारे अकॉर्डिंग क्रिटिकल रीजनिंग क्या है, तो सबसे पहले जवाब है कि कोई सेक्शन नहीं है, ये कोई ये किसी चीज को आप एक बुक में नहीं समेट सकते क्रिटिकल रीजनिंग को। इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज्यादा लाइफ में इम्फेसिस करते हैं चीजों को लेकर, है ना, और कोई वीमेन के बारे में कोई पैसेज आ गया कि इंडिया इज ए डिपेंडेंट पार्टिकल सोसाइटी, ऐसा होता है वीमेन के साथ, वैसा होता है वीमेन के साथ, क्राइम्स रेट बढ़ रहे हैं, और इस बात से आप इम्फेसाइज कर दिए, और ऑप्शन है वही दिया हुआ है। पैसेज में कहीं नहीं दिया गया किसी डेटा के बारे में, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा तो होता होगा, तो आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, आपकी पर्सपेक्टिव गलत हो जाएगी, अप्रोच गलत हो जाएगी। तो इन द क्रक्स, इन द नेटसेल, कि अगर क्रिटिकल रीजनिंग को सॉल्व करना है तो पहले जितने मैं चैप्टर्स का नाम बता रहा हूं उन चैप्टर्स की थ्योरीज और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करना है। क्या थ्योरीज है, क्या कॉन्सेप्ट है। थर्ड, जहां से थ्योरी और कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, सेम फैकल्टी से, टीचर से पूछिए कि अब इसका एग्जीक्यूशन दिखाओ, कि तुमने जो बोला कि कंक्लूजन ऐसा होता है, ये सवाल है, अब मेरे को दिखाइए आप कि ये कंक्लूजन कैसे हुआ। मेरा डाउट है ऑप्शन बी कंक्लूड होना चाहिए मेरे हिसाब से, आप ऑप्शन सी कह रहे हो। जब आप ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की जब फाइट करते हैं ना, किसी सारथी से पूछते हैं, तो आप रियल अप्रोच समझते हैं उस थ्योरी का, एग्जीक्यूशन का। तो कितनी बड़ी भूमिका आ गई एक टीचर की, कि आपको थ्योरी के साथ एग्जीक्यूट कराने का भी काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप खुद से ही सीख रहे हैं, सेल्फ लर्नर है, इट्स गुड, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं काम करता है ये, क्योंकि बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत न्यू थ्योरी है ये, राइट। लास्ट ऑफ द पॉइंट, कंक्लूडिंग पॉइंट ऑफ द सेशन, कि आज की क्लास में हम सीआर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि सीआर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, हम सीआर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या हम बहुत निगेटिव पर्सनालिटी अपने लाइफ में, तो हमें इसको अप्रोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें पॉजिटिविटी देखनी पड़ेगी ऑप्शन में। अब हम कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, तो कोर्स ऑफ एक्शन में हमेशा वो ऑप्शन चूज करते हैं जो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ समथिंग, प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन ऑफ समथिंग रेस्ड बाय द ऑथर। तो ये पर्सनालिटी ग्रूमिंग का भी सेक्शन है कि नहीं। और क्या उसका करेक्ट अप्रोच होना चाहिए, तो पहले थ्योरी, थ्योरी के बाद एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद फिर डाउट, कि बताओ इसमें कैसा हुआ, फिर प्रैक्टिस, फिर एग्जीक्यूशन, फिर एनालिसिस कि क्यों गलती हुआ, एनालिसिस पहले भी चलेगी, फिर डाउट पूछेंगे फैकल्टी से, फिर स्लोली स्लोली आप देखेंगे कि आप एक करेक्ट पर्सपेक्टिव में घुस रहे हैं, आप ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीओवी से आप सोचने स्टार्ट कर रहे हैं।
या ऑथर्स के पीओवी से आपकी थ्योरी अलग भी जा रही है थोड़ी बहुत, लेकिन आप एक करेक्ट ऑप्शन और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन का डिफरेंस पता कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कर रहे थे, अब आप एक रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में। क्रिटिकल रीजनिंग आखिर में होता क्या है। एजम्पशंस की हमारी 3-4 क्लास चलेगी, 3 दिन की तो थ्योरी है हमारी, उससे कम चल ही नहीं सकती है। प्रैक्टिस कराओ, उसके बाद 1-2 क्लास आपको प्रैक्टिस तो मिलेगा, मिनिमम 5 क्लास फॉर एजम्पशन, 6 क्लास फॉर कंक्लूजन, 4 क्लास फॉर आर्ग्यूमेंट। इन्फ्रेंस क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, मेन आइडिया क्या है, स्लाइटली स्लाइटली डिफरेंस है, इसकी एक अलग क्लास है। हर चैप्टर की, हर कॉन्सेप्ट की मिनिमम 4 to 5 क्लास, फिर एग्जीक्यूशन। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आ रही है कि हम लोग आज बस इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। उस मिस को कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी इंग्लिश कैसी है। प्रैक्टिस के साथ, वो दिन पर दिन थ्योरी के साथ, एग्जीक्यूशन के साथ, और बार बार फैकल्टी से डाउट पूछने के साथ, तुम्हारा पास्ट क्या था कोई मैटर नहीं कर रहा है, प्रेजेंट भी जब तुम मेहनत करो तुम्हारा फ्यूचर बेटर हो जाएगा, इसकी एश्योरिटी मैं दे रहा हूँ। तो आई होप कि तुम्हें क्लास समझ में आई होगी, आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। सो दैट वाज माय टाइम। थैंक यू सो मच, यू गाइस बीन ए ग्रेट लिसनर। आई होप दैट कि नेक्स्ट क्लास हम लोग एजम्पशंस के ऊपर बात करेंगे कि एजम्पशंस क्या है, एक्टिव एजम्पशंस क्या है, पैसिव एजम्पशंस क्या है, क्या ब्रिज कहता है प्रीमाइस और कंक्लूजन के बीच में, किस तरह से हम फाइंड करेंगे एजम्पशन, -2 थ्योरी क्या है एजम्पशंस में, बैकएंड के बारे में कैसे सोचेंगे। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर मिलेंगे और विल डिस्कस आउट एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी डाउट आप मेरे से पूछ लीजिए। दैट वाज माय टाइम, थैंक यू सो मच, जय हिंद।